नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और साथ ही साथ देखेंगे कि स्यूडो फोर्सेस आखिर क्या भला है, हम स्यूडो फोर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई हमको स्यूडो फोर्सेस के लगाने की। साथ ही साथ देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से फ्रेम्स इनर्शियल हैं, कौन से फ्रेम्स नॉन इनर्शियल हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स कई बार सॉल्व करने होते हैं तो आपको अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में स्विच करना पड़ता है, या अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से आपको फोर्स डायग्राम बनाने पड़ते हैं, उनकी एफबीडी बनानी पड़ती है। तो उसके लिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये हमारा फ्रेम इनर्शियल है और ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है। सबके बारे में देखेंगे डिटेल में। इस वीडियो के एंड में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन से फ्रेम्स इनर्शियल हैं, कौन से फ्रेम नॉन इनर्शियल हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं या मैकेनिक्स की बात करते हैं, एफबीडी की बात करते हैं, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं या क्या क्या हमको चेंजेस मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, हम जब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की, जो कि F=ma है, तो ये आपने पढ़ा होगा, कई जगह बुक्स में लिखा रहता है, इट होल्ड्स टू ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होती क्या भला है भाई? तो आप देखिए, पहले मोटा मोटा समझिए कि कोई एक ऐसा फ्रेम जो कि या तो स्टेशनरी है या किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उन फ्रेम्स को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बोलेंगे। देखिए, मैंने नीचे एक डेफिनेशन लिखी है, द फ्रेम्स विच आर स्टेशनरी और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही हमको फ्रेम देखना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, बट आप ये समझिए, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या स्टेशनरी है, तो वो फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अच्छा, ठीक है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल ठीक है, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली होता क्या है? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नथिंग बट कि वहाँ से भैया, वहाँ से हम सारी चीज़ें मेज़र कर रहे हैं। किसी भी, मैंने कोई भी एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया जो कि एक अर्थ से फिक्स है। अब इसके रिस्पेक्ट में सपोज़ ये मास m है, इसके रिस्पेक्ट में मैं इसकी वेलोसिटी मेज़र कर रहा हूँ, मैं इसका डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर रहा हूँ, या मैं इसका एक्सेलरेशन मेज़र कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बेसिकली, एक मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या कुछ भी फिज़िकल क्वांटिटी हमको मेज़र करनी है, तो एक हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है, बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अभी देखा हमने इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या स्टेशनरी हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ये बी और सी ग्राउंड फ्रेम से अटैच्ड हैं, दो बंदे हैं बी और सी। एक ये कार है जो कि वेलोसिटी वी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से। इसमें एक ऑब्जर्वर ए बैठा है। तो अगर मैं कार के रेफरेंस फ्रेम की बात करूँ, देखिए, अगर मैं एक सी रेफरेंस फ्रेम की बात करूँ, तो बी स्टेशनरी है, बी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। देखिए, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आपका F=ma होल्ड कर रहा है। यहाँ से देखिए होल्ड कर रहा है क्या है, देखते हैं एक बार। ये कार में बैठा है, ऑब्जेक्ट ए है, एक आदमी ए है, बी को देख रहा है। तो अब ये ए बंदा ए तो कार के साथ ही जा रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट से, तो उधर जाएगा। बी भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी से लेफ्ट वर्ड जाता रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ से कोई फोर्स भी आपको दिख नहीं रहा है, जो कि बी पे कोई फोर्स लग रहा हो। तो F=ma यहाँ से भी होल्ड कर रहा है। तो अगर हम वाइसा वर्सा बात करें, जिस भी फ्रेम से ये इक्वेशन या न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होल्ड कर जाता है, वो फ्रेम मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। क्लियर है भाई? एक तो डेफिनेशन होगी, बेसिक डेफिनेशन रेफरेंस फ्रेम की होगी कि जो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या स्टेशनरी हो, मीन्स उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो वो मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मैं अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग एज्यूम करते हैं। एज्यूम मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अर्थ भी हमको मालूम है अपनी एक्सिस पे घूम रही है,
तो अर्थ में मूवमेंट तो है, बट स्टिल हम लोग अर्थ के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ही डील करते हैं। ओके, तो अच्छा, दूसरा अब वैसा वैसा देखते हैं। अगर मैं इस कार को एक एक्सेलरेशन दे दूं तो देखिए फ़र्क क्या पड़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मेरा जो मैं बोलता हूँ F=ma, ये मेरा होल्ड ट्रू नहीं करता है अगर मैं किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ जाऊँ या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ जाऊँ। तो ये बेसिकली मेरा मान के चलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। अब अगर मैं फिर से ये सी को ऑब्जर्व करूँ यहाँ से बैठ के, तो इधर तो ए से मूव कर रहा है ये, इसका मतलब ये सी इधर की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, इसको दिख रहा होगा। ये जो बी ग्राउंड फ्रेम में है इसके रिस्पेक्ट में तो ये स्टेबल है, स्टेशनरी है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये इधर की ओर मूव कर रहा होगा एक्सेलरेशन ए से। अच्छा, अभी ये ए एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स तो यहाँ पे ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है, बट एक्सेलरेशन हमारा आ गया एक ए। तो ये जो F=ma था, ये देखिए ये में थोड़ा इनवैलिड हो गया। अब न्यूटन की आत्मा को थोड़ा सा यहाँ पे अशांति होगी अगर हम बोलें कि F=ma, न्यूटन्स का सेकंड लॉ इट्स नॉट होल्डिंग ट्रू। तो बट ऐसा है नॉन नेचुरल फ्रेम्स में ये F=ma होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कंसेप्ट सूडो फोर्सेस का। मैं अगर इस फ्रेम में बैठ के, मींस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के F=ma जो मेरा है, इस इक्वेशन को मैं ट्रू करवाना चाहता हूँ या होल्ड ट्रू करवाना चाहता हूँ, तो फिर मैं एक सूडो फोर्स लगा देता हूँ। सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैं जिस फ्रेम ऑफ, ध्यान दीजिए, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हूँ उसका जो एक्सेलरेशन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाइए। फोर्स क्या होगा, इसका जो जिस बॉडी पे मैं लगा रहा हूँ वो एक्सेलरेशन, उसका मास इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ दिस एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो, तो अब मैं देखिए इधर इधर ये ए से मूव कर रहा है, तो मैं इसको लेफ़्ट की तरफ एक ma लगा दूँ। ma जैसे ही मैंने लगाया तो ये जो F=ma वाला फंडा है वो ट्रू हो गया, क्योंकि ma अब इधर की ओर एक ma फोर्स लग रहा है, वही उसको a का एक्सेलरेशन दे रहा है जब मैं इस फ्रेम a में बैठ के बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा चीज़ें कि जब भी मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखिए एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के देखा तो मेरा F=ma ये बराबर ट्रू नहीं था। उसको ट्रू कराने के लिए मैंने एक फोर्स लगाना पड़ा जो कि एक फिक्टिशियस फोर्स है। फिक्टिशियस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रियल फोर्स। ये किसी रियल थिंग के द्वारा, या यहाँ पे देखिए ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, ना ग्रेविटेशन फील्ड आ रहा है, कोई फील्ड ऐसा नहीं है, ना ही मैं इसको रस्सी से खींच रहा हूँ। तो देर इज़ नो फिजिकल थिंग विच इज़ कॉजिंग दिस फोर्स, बट द फोर्स इज़ देयर। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड अ फिक्टिशियस फोर्स और सूडो फोर्स। इसको सूडो फोर्स बोल देते हैं कि फोर्स तो लग रहा है उस पर, बट कहाँ से लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये हमें कुछ पता नहीं। तो ये सूडो फोर्स, इसलिए इसका नाम देते हैं सूडो फोर्स। तो आई होप यहाँ तक सूडो फोर्स आपको क्लियर हुआ। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आपको क्लियर। अच्छा, अब देखिए ओके, विल हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स देखिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें कि आप जिसको आप देख रहे हैं, जिसकी आपको एबीडी बनानी है, इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस आप रेफरेंस में बैठ के देख रहे हैं उसको, उसका एक्सेलरेशन और डायरेक्शन बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन आप देखिए, आप आता है व्हाई डू वी देन नीड दिस सूडो फोर्सेस, व्हाई शुड वी ऑलवेज नॉट वर्क फ्रॉम अर्थ फ्रेम। हाँ, यही क्वेश्चन है कि भाई मैं क्यों कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ये सूडो फोर्स, ये फिक्टिशियस फोर्स लगा रहा हूँ, ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं अर्थ फ्रेम में बैठ के ही काम करूँ, मैं हमेशा उस फ्रेम में ही बैठ के काम करूँ, या उस फ्रेम में बैठ के ही किसी चीज़ की एबीडी बनाऊँ जो कि फिक्स है, क्योंकि अर्थ फ्रेम में तो मैं ऑलवेज़ अर्थ फ्रेम में बैठ के किसी भी बॉडी की एबीडी बना सकता हूँ या उसका मोशन को स्टडी कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी अर्थ फ्रेम में बैठ के
किसी ऑब्जेक्ट की एबीडी बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है या उसके मोशन को स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है, बजाय इसके कि अगर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ जाऊँ। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए एक लिफ्ट है जो कि g/2 के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रही है। यहाँ पे एक आदमी है, एक बॉल को उछालता है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 5 मीटर पर सेकेंड से उछालता है तो कितने टाइम में ये बॉल इसके हाथ में वापस आ जाएगी। तो अब अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको ये लिफ्ट के रेफरेंस में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ बैठ गए, अब बैठ गए तो ये लिफ्ट स्टेडी हो गई, लिफ्ट नहीं चल रही है। खाली आपको बस, ये आदमी भी स्टेबल है, आदमी स्टेशनरी है, बॉल ऊपर गया और नीचे आया, तो आपको कुछ करना नहीं है। सिंपल सा, अगर आप अर्थ के फ्रेम में, जैसे आप अर्थ के फ्रेम में बॉल उछालते हैं, ऊपर गया नीचे आ गया, तो उसका आंसर 2u/g आता है। तो उसी तरीके से इसको आप डील कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये बॉल है इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। एक तो इसमें एक mg लग रहा होगा, और g/2 जो नीचे है तो ऊपर की ओर एक mg/2 लगा रहा होगा, तो एक नीचे की ओर एक रिजल्टेंट g/2 लग रहा होगा। तो g की बजाय आपको g/2 लगाना पड़ेगा और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप अर्थ के फ्रेम में बैठ के देखते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अर्थ के फ्रेम में क्या होगा, देखिए अगर आप अर्थ के फ्रेम में इसको बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे जो आदमी, अगर इधर कोई आदमी यहाँ पे बैठ के इसको देख रहा है, तब ये लिफ्ट भी नीचे आ रही है, लिफ्ट के साथ ये आदमी भी नीचे आ रहा है। बॉल को तो आपने ठीक है ऊपर कर दिया, ये बॉल ऊपर गई, वेलोसिटी 0 हुई, फिर वापस आई, बट वापस जब तक यहाँ इस पोजीशन पे आएगी ये आदमी और नीचे जा चुका होगा ये लिफ्ट के साथ। तो आपको वो कंडीशंस निकालनी पड़ेंगी, कितना नीचे गया, फिर वहाँ पे इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, बॉल की भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं अर्थ के फ्रेम में इसको सॉल्व करने जाऊँ। आप सॉल्व कर ले जाएंगे, उसमें कोई डिफ़िकल्टी, उसमें कोई आंसर आपका चेंज नहीं होगा, बट आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो सिंपली आप इस लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ जाइए, बॉल का मोशन को स्टडी कीजिए और आपका आप आंसर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कई बार हमको उन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से काम करना पड़ता है जो कि एक्सेलरेटिंग हैं, क्योंकि उनमें काम करना हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या हमारा जो स्टडी ऑफ मोशन है वो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर देता है। तो उस केस में आपको सूडो फोर्सेस लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्सेस का ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देखिए, जैसे ही अगर आप किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे जिसमें कुछ भी एक्सेलरेशन है किसी भी डायरेक्शन में, तो आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसमें बैठ के, तो आपको एक फिक्टिशियस फोर्स या सूडो फोर्स लगा देना है। एक और एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए वेज है, इधर की ओर मूव कर रहा है ए पे, ये कोई ब्लॉक है इस पे मूव कर रहा है। अब मैं इस ब्लॉक की मोशन को स्टडी करूं ज़मीन पे बैठ के, तो इस ब्लॉक पे इधर की ओर मोशन भी होगा, ऐसे मोशन भी होगा, तो कुछ रिजल्टेंट ऐसा मोशन आ रहा होगा। बट मैं अगर इसी वेज पे बैठ जाऊं, वेज पे बैठ गया, तो बस वेज पे जैसे ही बैठा मैं, तो वेज का मोशन 0 हो गया, क्योंकि वेज के साथ साथ मैं चल रहा हूँ। वेज पे बैठ गया मतलब वेज स्टेशनरी दिखेगा मेरे को, जो भी ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ गया वेज पे, उसको वेज स्टेशनरी दिखेगा, वेज का कोई मोशन नहीं दिखेगा। तो सिंपली उसको क्या दिखेगा, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। बट चूँकि आप वेज पे बैठ गए हैं तो आपको इस जो ब्लॉक है इस पर एक फोर्स ऐसा लगा देना पड़ेगा, m/a। इसको फोर्स लगा दीजिए, एक mg लगा दीजिए, बाद में आप इसकी मोशन को सॉल्व कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है, आपको टाइम पूछ सकता है कितने टाइम में यहाँ से यहाँ आएगा, या कुछ भी पूछ सकता है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अच्छा, अभी डेरिवेशन देखिए, कैसे डिराइव कैसे करते हैं इसको। कि हाउ टू डिराइव दिस, क्योंकि मैंने जो अभी बोला ना कि इसका सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ m/a। इसका डेरिवेशन देखिए, ये मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, XY फ्रेम है, ये स्मॉल x स्मॉल y है, जो कि इनर्शियल है, स्टेशनरी है। ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस A से इधर मूव कर रहा है। मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये इसका देखिए, अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो ये D, यहाँ तक D है, फिर ये इस फ्रेम में इसका पोजीशन वेक्टर R है, और इस जो स्मॉल XY है जो कि अर्थ फ्रेम है,
उसमें इसका वेक्टर आर है। तो अगर आप देखें वेक्टर एडिशन पे डी प्लस आर इज इक्वल टू वेक्टर आर, वही लिखा मैंने, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर माइनस डी हो गया। तो ये जो स्मॉल आर है बेसिकली ये मेरा नॉन इनिशियल फ्रेम में जो हो एक्सेलरेशन होगा वो है। तो ये इसको मैंने ए कैपिटल एक्स लिखा, स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल ए। तो ये इसमें को मैं एम से मल्टीप्लाई करूँ तो एम ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एम ए स्मॉल एक्स माइनस एम ए क्यों, क्योंकि ये डी है ना, डी इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ 2 बार तो ये इस एक्स वाई फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसको निकल के देगा। तो अभी देखिए एम ए एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या हुआ, एम एक्स माइनस एम ए। अभी देखिए जो एम ए टर्म आ गया ये तो टोटल फोर्स हो गया, ये टोटल फोर्स हो गया, ये टोटल फोर्स शुड भी मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो अब टोटल फोर्स तो खाली इसमें क्या लग रहा है, एम ए एक्स लग रहा है क्योंकि मैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहा हूँ तो उसमें एम ए एक्स ही लग रहा है, बट इसमें साथ में हमको ये वाला टर्म भी ऐड करना पड़ रहा है, दैट इज़ एम इंटू ए। तो यही मेरा सूडो फोर्सेस हो गया। डेरिवेशन आप ठीक है देख सकते हैं, बात कि आपको याद रखना है कि आपको सूडो फोर्सेस कैसे अप्लाई करना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। डेरिवेशन शायद ही आपसे कोई पूछे फिर भी। अगर हम समराइज करें तो सूडो फोर्सेस आर नॉट रियल फोर्सेस इन कॉमन सेंस, दे आर फ्रेम डिपेंडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे आर फ्रेम डिपेंडेंट एंड सूडो फोर्सेस आर डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम ओनली बिकॉज दे डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन मैं एक कार में बैठा हूँ जिसको इधर मूव कर रहा है और एक लिफ्ट है जो कि नीचे की ओर मूव कर रही है, दोनों जगह से मैं इसकी मोशन को अगर देखूँ तो दोनों जगह से ही इसमें सूडो फोर्स जो मैं लगाऊंगा वो अलग अलग लगाऊंगा। कैसे, अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो इसमें मैं ऐसे लगाऊंगा सूडो फोर्स, अगर ये लिफ्ट नीचे की ओर A1 से मूव कर रही है तो मैं उसमें एक A1 लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन फ्रेम, दे कैन बी मेजर्ड बट वही है कि दे आर नॉट द एक्चुअल फोर्सेस। वही लिखा, दे डोंट डिराइव फ्रॉम एनी फील्ड, एनी चार्ज और एनी ग्रेविटेशनल मास। They are somewhat an equation adopted to make sure F is equal to ma holds in every frame of references. करेक्ट है, हमको दिखता नहीं कि कौन लगा रहा है सूडो फोर्सेस, बट है सूडो फोर्सेस डेफिनेटली, दो लग तो रहा है। उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बोलता हूँ। आप कार में जा रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, कार में आप जो है या कार जो है खड़ी हुई है, आप इधर जो है एक सीट में बैठे हुए हैं। कार अचानक से अगर स्पीड मारती है, अचानक से स्पीड लेती है किसी एक्सेलरेशन ए से, तो आपको एक पीछे की ओर एक मोशन का आभास होता है, पीछे की ओर आपको पीछे की ओर पुश आता है आपको। अब पीछे की ओर कौन पुश कर रहा है आपको ही मालूम नहीं, कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो पीछे की ओर आपको पुश कर रहा हो, बट फिर भी आपको पीछे की ओर पुश तो आता है। ये जो पीछे की ओर पुश है यही आपका सूडो फोर्स है, क्योंकि जब आप इसमें बैठ के इसका IBD बनाओगे तो आपको एक पीछे की ओर सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड द सूडो फोर्स विच वी ऑल्सो रियलाइज इन आवर रियल लाइफ। ओके, अच्छा एक चीज़ कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि मान लीजिए हमारे पास 2 फ्रेम्स हैं A और B, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। अब मैं A में बैठ के किसी B बंदे की जो कि इस वाले फ्रेम में बैठा हुआ है उसको अगर मैं देखूं तो मुझे A में बैठ के तो वो कैसा दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा। ये जो B वाला है उसको A वाला फ्रेम कैसा दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा। तो क्या B के लिए A मेरा इनिशियल फ्रेम है या नॉन इनिशियल है, राइट? ये क्वेश्चन आपको सोचना है और उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, B को A मेरा स्टेशनरी दिखेगा B को, तो क्या B के लिए A इनिशियल फ्रेम होगा या नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? जवाब दीजिए। आगे की क्लास में, आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी तो हमने स्टेशनरी लीनियर मोशन की बात की। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा दूं तो उस पर क्या क्या सूडो फोर्सेस लगेंगे, उसमें फिर मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, उसमें कोरियोलिस फोर्स भी आएगा। कोरियोलिस फोर्स के बारे में थोड़ा हम लोग कम सुनते हैं, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।